तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब हमने कल आपको समझाया था। स्लोप से इसका मतलब है ना, डेरिवेबिलिटी। अगर किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज यूनिक टेंजेंट। अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वहां पे यूनिक टेंजेंट होगी। चेक करने के लिए, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो होती है डिफरेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, इसका फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब आप सोचेंगे कि सर इसका मतलब क्या है सी माइनस का? तो आप जानते हैं सी माइनस का मतलब क्या है, सी के लेफ्ट में। ये हो गया सी माइनस, और सी के राइट में क्या होगा, सी प्लस। ठीक, सी के लेफ्ट में सी माइनस और सी के राइट में सी प्लस। ये इसका नोटेशन है। अगर आप एच के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल होती हैं, तो अगर ये दोनों बोथ exist and equal implies differentiable at x equals to c। अब देखिए, इसमें एक और बात को सर समझ, एक डाउट था बोलिए। यस, सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला इंटरचेंज तो नहीं हुआ ना? वो राइट में मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। राइट राइट राइट, मैं नहीं भी नहीं, बोलने वाली थी। हो गया, ये इंटरचेंज हो गया था। मतलब आप एक बड़ा अच्छा प्लस है। कि भावनाओं को समझिए फीलिंग्स को समझिए ये टाइपोज हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये इक्वल है तो डिफरेंशियबिलिटी इंश्योर हो जाती है। डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ हमें क्या मिलता है, ऐसे ऐसे किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या मिलता है, ये अंडरस्टैंडिंग। कंटिन्यूटी हो जाती है तो क्या मिलता है, इसी तरह से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो जाती है तो क्या मिलता है, इसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी हो जाती है तो क्या मिलता है। मतलब अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है एफ डैश एट सी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इसके बियॉन्ड भी है। इसका मतलब पहला तो ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फाइनाइट टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। इन दोनों को कंपाइल करके, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड, ये तो एग्जिस्टेंस के लिए हो गया, लेकिन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एट सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये जो क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसको याद रखिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अगर आप देखेंगे तो ये नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप है ये। आप समझ पा रहे हैं? अगर इसको देखना है ज्योमेट्रिकली तो देखिए, ऐसे देखिए, ये कोई पॉइंट है सी, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये यहां से पॉइंट लिया आपने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होगी। ये लाइन जो होगी, ये लाइन, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया f ऑफ c, ये हो गया f ऑफ x, है ना। और ये क्या है, c माइनस x यानी h, ये है स्टेप साइज x माइनस सी। तो इसका मतलब ये होता है कि एज x अप्रोचेस टू c, यानी कि जब आप पॉइंट के क्लोज जा रहे हैं, ये देखो ये कॉर्ड, ठीक, फिर यहाँ आएंगे तो ये कॉर्ड,
यहाँ आओगे तो ये कॉर्ड ये पूरा एक टेंजेंट बना देगा जब ये पॉइंट उठ के यहाँ आता है। थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर में देखते हैं इसको। देखो ये है कोई पॉइंट सी, ठीक है। यहां से कॉर्ड अगर आप देखोगे तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसकी टेंजेंट ही तो है, इसकी स्लोप ही तो है। बताओ सही है? इस लाइन की ये स्लोप है कि नहीं है, इतना बताइए। हेलो, यस सर। है ना? यस सर। अब ये यस स्लोप सर। है। जैसे ही x जो है वो c को अप्रोच करता है तो देखिए क्या होता है, ये यहां आता है तो फिर नई लाइन बनती है, ये लाइन, ठीक है। क्या स्लोप यहाँ है। जैसे जैसे x जो है वो c को अप्रोच करता है तो ये जो कॉर्ड ऊपर बन रही है ये क्या बन जाती है, लास्ट में टेंजेंट बन जाती है। बताइए, मतलब एक पॉइंट बन के रह जाती है ना, लास्ट में ये यहाँ आ जाएगा तो ये पॉइंट ऐसा, समझ पा रहे हैं? ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट बन जाती है, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। So as x approaches to c, fx minus fc upon x minus c जो कॉर्ड है, it becomes f prime at c। बताइए यहां तक क्लियर है? यस सर। Hence limit x tends to c, f of x minus f of c upon x minus c, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये किसके इक्वल होगी, f प्राइम एट c के, provided left hand limit exists। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में जो लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही और आप कहते हैं कि ये तो आपने लिखवा दिया था सर एफ डैश सी के इक्वल होगी। ये इक्वल तब होगी जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये छोटे छोटे परंतु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमने एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखा था, अगर आपको याद हो तो कल मैंने लिखवाया था क्या लिखवाया था कि मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट अनइक्वल, तो क्या इंप्लाई हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना, नॉन डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन नॉन डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन एक और चीज इंप्लाई हो जाती है, क्या, कंटिन्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अभी तक नेट ने CSIR ने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, पर मुझे लगता है सी सेक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कंटिन्यूटी इंश्योर हो जाती है, इज इंश्योर्ड, दैट इज, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, दैट इज इफ left hand derivative is not equal to right hand derivative but both exist at x equal to c, it implies f is continuous at x equal to c। ठीक भाई, है ना। अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी के और इस्तेमाल पे, जैसे कुछ और रिजल्ट लिखते हैं। ये पहले भी कराया है पर आज फिर से करा देता हूं। अगर कोई फंक्शन, ठीक है, लेट f बी डिफरेंशिएबल ऑन सम इंटरवल i, देन mod f, या फिर ऐसे लिख लो, देन द पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी for mod f
कौन से पॉइंट है, याद है भाई, सबको बताया था मैंने। ओरिजिन पे 0। हाँ, F is equals to 0 पर ऑफ एफ। इसके लिए मैंने पूछा था कि बताइए, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, है ना, एंड मॉड ई टू द पावर एक्स। तो आप ये पाएंगे कि पहले मॉड फंक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि मॉड फंक्शन करता क्या है। तो देखो, मॉड फंक्शन कुछ नहीं करता, जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये लाइन है, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स। अब आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बताओ, तो आप कहते हो कि सर मॉड जो होता है वो क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो यहां तक तो फंक्शन पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ तो यहां तक तो एज इट इज चलेगा। लेकिन जहां फंक्शन नेगेटिव है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या करेगा, इसको भी उठा के पॉजिटिव कर देगा। और पॉजिटिव बनाता कैसे, सारे नए स्टूडेंट देख लें, पॉजिटिव बनाता कैसे, एक्स एक्सिस के मिरर इमेज पे, मतलब ठीक एक्स एक्सिस की मिरर इमेज बना दो ऊपर की, हो गया पॉजिटिव। ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब मैं सबको सिखाता हूँ कि देखो, अगर मैं पूछूं y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, है ना, तो क्या करोगे, इससे सीखने का इससे आसान तरीका नहीं है। साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, सर ये साइन एक्स का ग्राफ है, मैंने कहा ठीक। सर मॉड के लिए क्या करें, देखो भाई, ये तो पॉजिटिव है, 0 से पाई तक का ग्राफ तो पॉजिटिव है, तो मॉड में भी ये एज इट इज रहेगा, तो यहां तक तो एज इट इज है ये। अब सर ये वाला तो नेगेटिव है, ये हिस्सा, हाँ तो बस मॉड में ये कट जाएगा, और ये कट के कहाँ पहुंचेगा, ऊपर चल जाएगा सर। ऊपर हाँ ये कट के मिरर जाएगा इमेज, ऊपर। और देखना मिरर इमेज कैसी बनेगी, ठीक जैसी नीचे है ये, शार्प एज बन जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये बन गई। ऐसा ही सेम आगे, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ, तो अगर आपसे पूछूं कि y इक्वल टू, ये तो हो गया साइन एक्स का, और y इक्वल टू ये मॉड तो साइन एक्स का ग्राफ अगर होगा, तो ऐसे, ये झालर होती है ना घरों में वैसा ये। लेकिन इस प्रोसेस में एक छोटी सी दिक्कत आती है, क्या कंटिन्यूटी लूज होती है, नहीं, कंटिन्यूटी लूज नहीं होती है, मॉड लगाने पे No. कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है। तो आपने जब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, तो आपने देखा था मॉड में कभी ना लिमिट फेल हुई और ना कंटिन्यूटी फेल हुई, क्योंकि मॉड और कुछ करता ही नहीं है ना, कहीं ब्रेक नहीं बनाता है। लेकिन एक गलती हो जाती है, क्या, जब यहां से ग्राफ को, ये वाले हिस्से को ऊपर उठाते हैं ना, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट आ जाता है, शार्प एज यहाँ पे क्या बन जाता है, शार्प एज। शार्प एज अगर इसको महसूस करना है तो समझिए एक रस्सी है ऐसी, ये ऐसी, इस रस्सी को उठा के आपको ऐसा बनाना है, कैसा, ये जैसा मैं डॉटेड ग्राफ बना रहा हूं, ये ऐसा। तो आपको नहीं लगता कि जब इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे एक जोड़ पड़ जाएगा, एक ज्वाइंट पड़ जाएगा, यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा, यस सर। और ये कुछ वी आकार का ऐसा बन जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर शार्प एज उत्पन्न हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये शार्प एज है क्या, यही शार्प एज है पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, पॉइंट। यही वो नॉन डिफरेंशियबिलिटी। बाकी देखो सब जगह स्मूथ है, कोई दिक्कत है ना। और ये पॉइंट इवेंचुअली है कौन से पॉइंट, ये है रूट, 10 पाई जीरोस है, रूट्स है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशियबिलिटी, क्या मॉड कॉस एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्यों, ये देखो ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स, लेकिन जब मॉड कॉस एक्स बनाओगे तो ये ऐसे और ऐसे बनाओगे, तो सर ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, कौन से, ये पाई बाई 2 और दूसरा 3 पाई 3 पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 तो साफ ऐसे ही करके जहां जहां ये ज्वाइंट आएंगे और ज्वाइंट गिरेंगे कहाँ पे, इवेंचुअली उसके जीरो पे ही गिरेंगे, है ना, इवेंचुअली उसके जीरो पे आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप नॉन डिफरेंशियबिलिटी को पिक कर सकते हैं, यानी कि कहां पर नॉन डिफरेंशियबिलिटी के अगर आप पॉइंट देखेंगे, एट cos x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको, इसके ये जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट, सिमिलरली tan x, सिमिलरली, अब इसमें देखो, अब इसका बताओ,
इसमें तो देखो सिंपल सी है, e टू द पावर x तो कभी 0 होना नहीं है, नहीं होता। तो मॉड x हमेशा, मॉड e टू द पावर x हमेशा रहेगा डिफरेंशिएबल। और एक रीजन भी है, e टू द पावर x का ग्राफ बनाओगे ना, कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो अगर ये e टू द पावर x का ग्राफ है, क्या ये कहीं y एक्सिस के x एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव है ही नहीं, तो मॉड लगाओ या ना लगाओ नो सर। नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, मुझे बताइए। इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी या नॉन डिफरेंशियबिलिटी, देखो अंदर का अगर फंक्शन मैं एफ एक्स निकालू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो कि एक पॉलिनोमियल है, और याद रखिएगा पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं, सो ऑलवेज डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल्स को कभी कोई तकलीफ नहीं आती है, ठीक है, आप प्रूव भी कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। लेकिन अगर आप मॉड एफ की बात करें, तो मॉड एफ की जो नॉन डिफरेंशियबिलिटी होती है वो कहाँ होती है, जहां पर एफ एक्स 0 होता है। तो एफ एक्स कहाँ 0 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट हो गए ये, 0, 0 एंड 1। 0 1 ये दो पॉइंट हैं जिन पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है। बताइए, क्लियर है। यस सर। तो क्या आप मुझे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड e टू द पावर x माइनस 1 बता सकते हैं, इस फंक्शन की नॉन डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हैं। x इक्वल टू 0 x सर। at 0 वेरी गुड, वेरी गुड। सो नॉन डिफरेंशिएबल only at x equal to 0 and differentiable everywhere, ये elsewhere बोल सकते हैं, differentiable elsewhere। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आया हो, ये differentiable elsewhere। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है, कौन सा, मैक्सिमा मिनिमा, इसको भी सीख लेते हैं हम लोग। डिफरेंशियबिलिटी आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कल हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को खत्म कर लेंगे। अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी जो है मैक्सिमम, एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये कैसे डिसाइड होती है। देखिए दो तरह की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, इसको एक साथ क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमा, extreme एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक है, एक्सट्रीमा बोलते हैं, मैक्सिमा या फिर मिनिमा। दो तरह की होती है, कौन सी, एक होती है लोकल एक्सट्रीमा और दूसरी कौन सी होती है, ग्लोबल एक्सट्रीमा। आज मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, जब भी ये शब्द इस्तेमाल हो, जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, इवन टोपोलॉजी में भी लोकल बेस होता है, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, बहुत सारे। तो लोकल जब होता है तो समझ लीजिए वो केवल एक नेबरहुड में होता है, जस्ट वन नेबरहुड। मतलब अगर कोई कहे कि x इक्वल टू सी पर लोकल मिनिमा, समझिएगा जरा, तो लोकल मान लीजिए कह रहा है कि लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रहा x इक्वल टू सी, इसके आसपास एक छोटा सा नेबरहुड होगा, उसमें से आप इनपुट उठाओगे और फंक्शन में रखोगे, इस नेबरहुड के अंदर, समझ रहे हो, इस नेबरहुड के अंदर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू within this neighborhood NBD। बताओ भाई, क्लियर हुआ, यस और नो, फटाफट बताइए। yes sir
अब देखिए, Yes, sir. अगर बात हो किसकी, अगर बात हो ग्लोबल की, तो ग्लोबल का मतलब होता है फॉर होल इंटरवल। बहुत सारे लोग इसको सिखा देंगे कि फॉर होल आर, कभी नहीं। मान लो आर की बात ही ना कर रहा हो, मान लो कह दे कि x बिलोंग्स टू क्लोज 0 1, तो भैया जितना डोमेन दिया हो, जितना भी गिवन डोमेन हो, उसके अंदर पूरे की बात होगी, तो समझ लो ग्लोबल की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्लोबल मिनिमा ऑन आई, ये आई जो है ये सम डोमेन, इंटरवल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑन होल गिवन डोमेन। बताइए, डिफरेंस क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा सवाल है मेरा सवाल है कि क्या, जैसे डिफरेंशियबिलिटी 12th में हम लोग देखते थे, तो क्या करते थे, मिनिमा मैक्सिमा देखते थे, एफ डैश इक्वल टू 0 देखते थे, फिर एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा हो जाता था, मैक्सिमम और एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर मिनिमम। मेरे दो सवाल है यहाँ पे। पहला सवाल है इस स्टेप से कि क्या अगर कोई फंक्शन, देखो एफ डैश इक्वल टू 0, इसका मतलब फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल कंसीडर किया गया है, सही? तो क्या यस हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन के पास ही मिनिमा मैक्सिमा हुआ करती है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, यार लेस देन 0 के लिए मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 के लिए मिनिमा, ये तो पहली बार देख रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा ऑड लगता है कि नेगेटिव होना मैक्सिमा देता है और पॉजिटिव होना मिनिमा देता है, उल्टा है ना? ये भी थोड़ा सा फैसिनेटिंग है। तो इन दोनों के जवाब मुझे 60 सेकंड के अंदर आप सोचें, फिर बताएं। अभी तक तो यही सोचते आए हैं कि डिफरेंशियबिलिटी जरूरी है, क्योंकि जब तक डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी एफ डैश एक्स 0 नहीं देगा, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे तो ये लेस और ग्रेटर चेक कैसे करोगे? ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, एफ एक्स इक्वल्स टू डिरिक्ले फंक्शन, एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, पहला, या फिर दूसरा कौन सा, सिग्नम फंक्शन 1 x is positive 0 x is 0 minus 1 x is less than 0। पहले f को कंसीडर करिए। so does f attain मैक्सिमा और मिनिमा? डू यू थिंक कि f के पास मैक्सिमा मिनिमा है? और है तो कहाँ है? सर बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पूरे रेशनल पर 1 होगा सर। एग्जैक्टली, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमा एट ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल और मिनिमा एट ऑल इररेशनल्स। इरेशनल नंबर। ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से इसका पोस्टमार्टम किया है, भी इसकी लिमिट तक एग्जिस्ट नहीं करती है, डिफरेंशियबिलिटी और ये सब तो बहुत दूर की बात है। इवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एफ, है ना? तो इसका एफ लिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बिना डिफरेंशिएबल हुए भी मैक्सिमम मिनिमा हो सकती है। सिमिलरली यहां बताइए, क्या इसके पास है? या सर, पॉजिटिव एक्स के लिए 1 मैक्सिमम मिल जाएगा सर, और मिनिमम सर मैक्सिमम वैल्यू है ये, मिनिमम वैल्यू है ये। 1. मिनिमम -1। एग्जैक्टली, ये मैक्स है, ये मिनिमम है। इसका मतलब सेम यहाँ पे भी है। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन अगर मैं लिखूं तो कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा में एग्जिस्ट
इवन इफ f इज नॉन डिफरेंशिएबल, और नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, समझ लो लीस्ट लिमिट एग्जिस्ट करना नहीं करना, इससे ज्यादा लीस्ट क्या हो जाएगा, यस है ना। अब देखिए, एक और है जो एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो सर ये क्राइटेरिया कहाँ से आया, ये एफ डैश वाला, क्यों इसको खत्म नहीं कर दिया। देखिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, समझिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो तब बात हो गई जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो व्हाट इफ योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तब मैक्सिमा मिनिमा कैसे मिलेगा, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तब आपका मैक्सिमा मिनिमा केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है। तब कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप बिना एफ प्राइम जीरो, बिना डेरिवेटिव जीरो हुए आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलता। समझ पा रहे हैं, बिना क्रिटिकल पॉइंट्स के मैक्सिमा मिनिमा आपको नहीं मिलेगा। कब, जब फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करा है, यानी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, देन 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्निक है ना, 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्निक है इज एब्सोल्युटली फाइन एंड कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, आपको देखने को मिलेगा आगे, है ना। वही क्रिटिकल पॉइंट वाली, यानी कि एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए, सॉरी अल्फा लिख देता हूं, अल्फा जीरो होना चाहिए, फिर दो पार्ट में बटेगा, डबल डेरिवेटिव एट अल्फा लेस देन जीरो, डबल डेरिवेटिव एट अल्फा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है सर, यानी कि क्या ऐसा होता था कि 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमा निकालते ही नहीं थे? तो आंसर इज यस, शायद ऐसा ही होता हो, है ना। अब अगला सवाल पूछ रहा हूं, क्यों लेस देन जीरो पे मिनिमा मैक्सिमा मिलता है और ग्रेटर देन जीरो पे मैक्सिमा मिनिमा मिलता है? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है कि सर ये क्या बात हुई, लेस देन जीरो पे आप मैक्सिमा दे रहे हो, ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा दे रहे हो, तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, इसका लॉजिक क्या है? तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं एफ डैश क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो आप मुझे बताइए कि एफ डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताइए, रेट ऑफ चेंज F dash. F dash. एग्जैक्टली, That's the एफ डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज जो है वो नेगेटिव है, यही तो मतलब हुआ। अब जरा एक छोटे से फिगर से इसको समझने की कोशिश करो, देखना, ये अगर आप इसको देखें, ये पॉइंट है मैक्सिमा और ये है मिनिमा। अगर आप स्लोप को देखें, यहां देखिए ये स्लोप है, फिर ये है, फिर सीधा लाइन यानी डेरिवेटिव जीरो, फिर ये लाइन, ठीक। और यहाँ स्लोप को देखिए, ये स्लोप ऐसा आ रहा है, फिर सीधा हो रहा है, फिर ऐसा जा रहा है। आप मुझे बताइए कि कहाँ आपको मैक्सिमा में चेंज नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? समझ रहे हैं? मिनिमम में चेंज पॉजिटिव है, इस वजह से डेरिवेटिव के, डबल डेरिवेटिव के नेगेटिव होने से मैक्सिमम मिला करता है और पॉजिटिव होने से मिनिमम मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अब बात करते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू सी पर, लेट अस से एट x इक्वल टू सी f अटेन्स मैक्सिमा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब कि x इक्वल टू सी पे फंक्शन मैक्सिमा अटेन करता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी x इन c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, योर f ऑफ c इज ग्रेटर देन fx। बताइए, क्लियर है?
मतलब यस सर। सी पे अगर मैक्सिमा अटेन हो रही है तो इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबसे सी पे वैल्यू बड़ी होगी ना, ठीक है। सिमिलरली ये मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ कि अगर बुक में लिखा होता है तो कैसे लिखते हैं। अगर मिनिमा अटेन हो रहा है तो कैसे लिखोगे भाई? For all x belongs to C minus delta C plus और delta. ऑल एक्स इन द इंटरवल। अच्छा, इसका मतलब समझने लगे हो ना? इसका Yes, मतलब sir. होता है Never. इस नेबरहुड, यस सर, नेबरहुड। यस। इस नेबरहुड से इनपुट लेना। इनपुट कहाँ Yes. से लोगे? इससे लोगे, एक्स इससे उठाओगे, Yes. Sir. इनपुट यहाँ से उठाओगे और आउटपुट तो आपको एफ में डालने के बाद ही पता चलेगा। एफ में जब डाल दोगे तो फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना? तो इसलिए ये चीज देखना है। अब एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा क्या होना चाहिए? एफ ऑफ सी मस्ट बी लेस FC less than equal to fx. ठीक है। ये अब देखो तो ये कुछ चीजें हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये 12th की कुछ ऐसी मिसिंग चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, बाकी चीजें अभी भी सेम है। वही डेरिवेटिव जीरो होना क्रिटिकल पॉइंट देता है ना? और उसके बाद लेस होना मैक्सिमा देता है और ग्रेटर होना मिनिमम देता है। अब मैं आपको पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेस नोन है। याद रखिए, जो कुछ लेस नोन है वो इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है डार्बॉक्स थ्योरम। बहुत लोग इसको पढ़ के भी नहीं जाते, मतलब वो कंसीडर भी नहीं करते एनालिसिस में। लेकिन याद रखिए, मेरे लिए ये है IVP ऑफ डेरिवेटिव। इस नाम से इसको जानिए, आज के बाद कभी आपसे गलती नहीं होगी। कोई पूछे डार्बॉक्स थ्योरम क्या करता है, क्या सर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है किसकी? डेरिवेटिव। मतलब ये इंश्योर करता है कि एफ डैश सेटिस्फाइज IVP। आओ इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। पहली चीज, एफ डिफाइन होना चाहिए। तो मान लीजिए एफ जो है वो डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है किस पे? क्लोज्ड इंटरवल पे। सेकेंड पॉइंट, ये दो चीजें तो बड़ी कॉमन है, रोल्स में भी मिलेंगी आपको, मीन वैल्यू थ्योरम में भी मिलेंगी। एफ डिफरेंशिएबल है कहाँ? ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी पे। है ना? अब देखो शुरू होगा क्या, एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट। देखो आईवीपी को हम लोग बिल्कुल पोस्टमार्टम कर चुके हैं आईवीपी का, इसलिए मैं उसको अब ग्राफ से नहीं दिखाऊंगा, आप खुद समझ लो। देयर एग्जिस्ट अ नंबर k such that k is from f prime a, k is in between f prime a and f prime b, सॉरी थोड़ी सी जगह कम पड़ गई इसमें। such that k is in between f prime a and f prime b, then ये लेट था, ठीक है। देन अब बताओ जरा क्या होना चाहिए? IVP f प्राइम सेटिस्फाइज IVP। दो वैल्यू अटेन हो रही हैं डेरिवेटिव की, कौन सी? f प्राइम a अटेन हो रही है और f प्राइम b अटेन हो रही है, उसके बीच में एक पॉइंट है, कौन सा? के a को भी अटेन होना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे लैंग्वेज? देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर इन एटलीस्ट 1 पॉइंट। सच दैट k अटेन हो जाए। कहां पर? अब k कहां पर अटेन एफ होगा? ऑफ सी के। हाँ, k c पे अटेन होगा। एफ ऑफ सी। So f of c equals to k। ये सब किताबी लैंग्वेज है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन मतलब यही है, क्रक्स ऑफ द मैटर यही है। अब इस थ्योरम को जरा पढ़ के बताओ, क्या मैंने गलत लिखा है? क्या मैंने इसको जो नाम दिया है IVP ऑफ डेरिवेटिव वो गलत है? आपको नहीं No, लग रहा sir. कि वही चीज Continuity. नो सर, सही है। है ना? Continuity IVP ही में तो है। जो वही sir. Yes, sir. आप पूछोगे सर सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ा रहे हो इसको, क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट लिख रखा है? मैं कहूंगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक बात बताओ, IVP की गारंटी कहां से मिलती है?
मतलब कब आप बोल पाओगे कि यस एफ जो है हमेशा आईवीपी सेटिस्फाई करेगा? कंटिन्यूटी से। एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना? सो कंटिन्यूटी ऑफ एफ इंश्योर्स आईवीपी। बताओ सही है? सारे बच्चे बताओ भाई। Yes, sir. क्या मैंने यहां ये कहा कि एफ प्राइम कंटिन्यूअस है? बताओ, मैंने क्या बोला? एफ एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है और एफ प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है, यही तो बोला। क्या इस बात का मतलब ये है कि एफ प्राइम कंटिन्यूअस है? नहीं, एफ प्राइम की कंटिन्यूटी और आगे की जो चर्चा है एफ प्राइम कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। दिस इज द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है, यही तो बोला गया है सेकंड पॉइंट में। यस और नो? बताइए। हाँ, यस सर। और देखिए डार्बॉक्स ने बिना एफ प्राइम की कंटिन्यूटी इंश्योर किए आपको ये कह दिया कि एफ प्राइम विल ऑलवेज सेटिस्फाई आईवीपी। आप समझ में आए इसकी इंपॉर्टेंस? एफ के लिए कंटिन्यूटी कंपलसरी है, तभी आप गारंटी दे सकते हैं कि इट विल सेटिस्फाई आईवीपी। लेकिन एफ प्राइम विल ऑलवेज सेटिस्फाई आईवीपी बिकॉज ऑफ डार्बॉक्स थ्योरम। सर अभी भी क्लियर नहीं हो पाया सर। will always satisfy IVP। इतनी अच्छी चीज क्लियर नहीं हो रही है। देखिए मैं, चलो गुड्डू से ही बात हो जाए। आप कब गारंटी सर दे? मतलब आप डिफरेंस सुनिए नहीं मेरी समझ बात, में आ रहा है सर। ओहो मेरी बात सुन लीजिए। एफ जो है कब गारंटी दे पाते हैं कि एफ हमेशा आईवीपी सेटिस्फाई करेगा, ये बताइए। कंटिन्यूटी हो तो सर इंश्योर हो जाता है। इंश्योर होता है। लेकिन डार्बॉक्स आपको क्या बोल रहा है कि बस एफ डैश एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या उसने बोला कि एफ डैश कंटिन्यूअस होना चाहिए? कहीं स्टेटमेंट में लिखा है? सर अगर अगर किसी बिंदु पर एफ डैश एग्जिस्ट कर जाए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंटिन्यूअस होगा उस बिंदु पर। अरे भाई एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ कंटिन्यूअस है, एफ प्राइम थोड़ी कंटिन्यूअस। या सर ठीक ठीक। आप समझे? ये डिसकंटिन्यू। गलती, या ये सर गलती जो आप कर रहे थे ना, बहुत लोग करते हैं। इसलिए मैंने इस बॉक्स में कुछ लिखा है, उसको समझिए। एफ एफ डिफरेंशिएबल हो तो एफ डैश एग्जिस्ट करता है, ठीक बात है। यस लेकिन एफ डैश के एग्जिस्टेंस से आप ये नहीं कह सकते कि एफ डैश कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। ये देखो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, एफ कंटिन्यूअस होगा सर, लेकिन एफ डैश के बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी डायरबॉक्स ने आपको इंश्योर कर दिया कि चिंता मत करो, एफ डैश हमेशा आईवीपी सेटिस्फाई करेगा। वो कंटिन्यूअस हो या ना हो तभी भी। एग्जैक्टली, वो कंटिन्यूस हो और चाहे ना हो, हमें आईवीपी तो बिल्कुल फ्री फंड में मिलेगा, एकदम फ्री। ये है डायरबॉक्स का इंपॉर्टेंस। बताइए, आप बताइए, समझ में आया? किसी को कोई तकलीफ है? यस No, सर sir. अब क्लियर हो गया। एफ एकदम। डैश से तो यहाँ पर एक नया फंक्शन हो गया सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है, क्या? लेट एफ बी डिफरेंशिएबल on I, some interval I, some domain I, then f can never have, sorry, f prime can never have jump type discontinuity। बताओ समझ में आया? क्यों? क्योंकि f प्राइम ऑलवेज आईवीपी सेटिस्फाई करता है। आईवीपी सेटिस्फाइड करता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। कल हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।